Hi friends, welcome back to my channel Only Bio, presenting the revision of the chapter Biotechnology और खासियत इसकी ये है कि इसका explanation मैं हिंदी में करने जा रही हूँ। इसका पहला वाला एक वीडियो भी मैंने रिलीज किया हुआ है, सो प्लीज़ प्लेलिस्ट में आप लोग चेक रखिएगा, देखिएगा प्लेलिस्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारे चैप्टर्स है। नीट पॉइंट्स इसके अलग से दिए जाएंगे और उसके एमसीक्यूज भी हम अलग से करेंगे। इस वीडियो में हमें पढ़ने के बायोटेक्नोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये दूसरा भाग है। पहला भाग जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, मैं प्रेजेंट कर चुकी हूँ, तो वो पहले देखिएगा। बायोटेक्नोलॉजी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है, इसीलिए बहुत भागों में इसे मैंने डिवाइड किया है। एंड तक डेफिनेटली सुनिएगा एंड आपके जो भी कमेंट्स होंगे या सजेशंस होंगे ये भी आप ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं और भी इसको बेहतर बना सकूं। शुरू करते हैं क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ जीन। क्लासिकल यानी जो शास्त्रीय संकल्पना है, कंसेप्ट है जीन यानी कि जनुक के, इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। Johansen coined the term gene and from that time onwards the term factor was replaced by gene। यानी जोहानसन ने फैक्टर ये शब्द आपको अगर याद हो तो पहले भाग में मैं बता चुकी हूँ कि फैक्टर ये जो शब्द है ये ग्रिगोर जोहान मेंडल ने दिया हुआ था और उस शब्द को बदल कर आज हम उसे जीन कहते हैं। आज हम सिर्फ जीन कंसेप्ट समझते हैं या सुनते हैं, फैक्टर ये वर्ड हम अभी इस्तेमाल नहीं करते। और ये जो जनुक यानी कि जीन ये शब्द है, ये जोहानसन नाम के शास्त्रज्ञ ने दिया हुआ शब्द है। According to classical concept, gene can be defined as a unit of chromosome and hereditary material which is responsible for the expression of a character। यानी कि शास्त्रीय संकल्पना के हिसाब से जनुक जो है ये गुणसूत्रों का एक हिस्सा है। ओके, इट इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, एंड हेरिडेटरी मटेरियल यानी अनुवांशिक जो सामग्री है उसका ये एक हिस्सा है। और इसी वजह से जो भी गुणधर्म है वो एक्सप्रेस किए जाते या बाहर से उसकी अभिव्यक्ति जो है वो दिखाई पड़ती है। The important aspects of this classical concept of gene are, यानी ये जो कंसेप्ट है या संकल्पना है, ये जो शास्त्रीय संकल्पना है जनुक की, इसके जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इनके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। First, the genes are hereditary units which are transmitted from one generation, that is parents, to the next generation, that is offsprings। यानी ये जो जनुक है, ये जो अनुवांशिक सामग्री है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसका जो हस्तांतरण होता है वो सिर्फ और सिर्फ जीन्स की वजह से ही होता है, ऑफस्प्रिंग्स यानी कि वंशज। सेकेंड, ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर यानी ये जब ट्रांसफर इसका जब हस्तांतरण होता है तब ये जनुक द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियस। यानी हस्तांतरण होते समय जो जनुक है ये गुणसूत्रों पे मौजूद होते और गुणसूत्र ये गैमेटिक न्यूक्लियस का हिस्सा होते हैं। गैमेटिक न्यूक्लियस यानी जो युग्मक होता है, युग्मकों के केंद्रकों में जो गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों पे ये जनुक मौजूद होते हैं। Point number 3, the genes are arranged in linear order on the chromosomes। यानी ये जो जनुक है ये गुणसूत्रों पे अपनी लंबाई के हिसाब से क्रमबद्ध होते हैं। नेक्स्ट, द सिंगल क्रोमोसोम शोज प्रेजेंस ऑफ मेनी जीन्स। यानी एक ही गुणसूत्र पे बहुत सारे जनुक भी हो सकते हैं। Point number 5, every gene occupies a particular position which is termed as locus। यानी हर एक जीन जो है अपनी 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 एक जगह लेकर के बैठता है और उस जगह को जहाँ पर गुणसूत्रों पे जहाँ पर जनुक मौजूद है उस जगह को कहा जाता है लोकस यानी कि ठिकाना। नेक्स्ट, alleles or allelomorphs are the alternative forms of the same gene। The alleles may be dominant or recessive depending upon their phenotypic expression। alleles यानी क्या, जो वैकल्पिक भिन्न भिन्न जो रूप है जनुक के, इसे हम कहते हैं alleles।
So they are called as the alternative forms of the same gene. The alleles may be dominant. Dominant यानी जो प्रभावी विकल्पी हम उसे कहते हैं. तो दो alleles में से एक जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपने आप को साबित करता है, उसे हम कहते हैं प्रभावी विकल्पी यानी कि डोमिनेंट अलील. और दूसरा जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता उसे हम कहते हैं पुनरावर्ती अलील यानी कि रिसेसिव अलील या अप्रभावी विकल्पी, ये भी उसे कहा जा सकता है. सो अलील दो या अधिक भिन्न जोनों में से एक जो जोड़ीदार समजात गुणसूत्रों के अनुरूप स्थानों पर स्थित होते हैं, जिनके कारण आनुवंशिक लक्षण परिवर्तित हो जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं अलील्स. और जो डोमिनेंट है वो प्रभावी विकल्पी कहलाता है, यानी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसके कैरेक्टर्स उसकी अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है. और जिसकी अभिव्यक्ति दिखाई नहीं देती है उसे हम कहते हैं अप्रभावी विकल्पी. नेक्स्ट, the genes existing in more than two allelomorphs are referred to as multiple alleles. यानी जो जनुक दो से ज्यादा रूप उनके होते हैं उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न प्रारूप यानी बहुविकल्पी. नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 8, द जीन कैन अंडरगो म्यूटेशन. यानी कोई भी जनुक हो उसमें परिवर्तन हो सकता है. सच म्यूटेटेड जीन यानी ऐसी परिवर्तित विकल्प जो होता है, इट इज ऑलवेज रिसेसिव यानी ये हमेशा अप्रभावी होता है. नैसर्गिक रूप में ये अप्रभावी होता है. अगर हम इसकी तुलना जो नॉर्मल जीन है, जो न बदली हुई विकल्प है, उससे अगर हम इसकी तुलना करें तो जिसमें परिवर्तन हो गया है वो हमेशा अप्रभावी साबित होता है. पॉइंट नंबर 9, gene can be transferred from one chromosome to another homologous chromosome by crossing over and non-homologous chromosomes by translocation. फ्रेंड्स, जनुक जो होते हैं ये एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र में कैसे जा सकते हैं? तो अगर ये मुताबिक गुणसूत्र है यानी कि होमोलॉगस है, यानी कि उनका साइज, शेप, स्ट्रक्चर ये सब सेम है, तो उन्हें हम होमोलॉगस कहते हैं. तो उनमें ये क्रॉसिंग ओवर से ये जाते हैं, ये पास ऑन होते हैं. इन्हें जो समजात गुणसूत्रों के किसी भी युग्म के असमजात अर्ध गुणसूत्रों के अंतर्गत विनिमय की ऐसी क्रियाविधि जिसकी परिणति जीनों के पुनः संयोजन में होती है, इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर. एंड नॉन होमोलॉगस यानी असमजात जो गुणसूत्र है, इसमें ये अनुवादन के तौर पे ये जनुक एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र में हस्तांतरित हो सकते हैं. द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन यानी आज का जो कंसेप्ट है, संकल्पना है जीन की, ये इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. It is a result of work of different workers in the field of genetics, biochemistry, and molecular biology. It was formulated in the first half of the 20th century. Friends, इसका मतलब क्या है कि ये जो आज हमारे पास ये जो कंसेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा रिसर्च करने वाले जो लोग हैं, इनके अलग अलग जो उन्होंने रिसर्च की है, शास्त्रज्ञ जो है, शोधकर्ता है जो है, इन्होंने किए हुए जो शोध है जेनेटिक्स में या बायो यानी अनुवंशिकी शास्त्र में या जीव रसायन में या आणविक जीव विज्ञान यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, इन सबको याद रखते हुए ये कंसेप्ट दी गई है. In 1928, Frederick Griffith, scientist working on disease-causing property or pathogenicity of a bacterial strain, Diplococcus pneumoniae, discovered the process of transformation in which he carried out experiments on pathogenic and non-pathogenic strains of Diplococcus pneumoniae. इन्हें 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के शास्त्रज्ञ ने अपना एक प्रयोग किया था. तो ये प्रयोग उन्होंने किया था एक बैक्टीरिया पर जिसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनिया. अब नाम से आपको शायद पता चल गया होगा, ये ऐसा बैक्टीरिया है जिससे निमोनिया नाम का रोग हो सकता है. पर इन्होंने ये पता किया कि इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की दो जातियां यानी दो स्ट्रेन्स है. एक पैथोजेनिक यानी एक जिससे रोग हो सकता है, और दूसरा नॉन पैथोजेनिक यानी गैर रोगजनक यानी जिससे रोग नहीं होता. सो उन्होंने इन दोनों भी जातियों पे अपने प्रयोग किए और इन्होंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नाम का प्रोसेस इन्होंने डिस्कवर किया.
लेटर ऑन एक्सपेरिमेंट वॉज रिपीटेड, यानी ये प्रयोग वापस दोहराए गए एंड वॉज एक्सप्लेन प्रॉपरली, और फिर से अच्छी तरह से इसे हमें समझाया किसने, तो तीन साइंटिस्ट जिनका नाम है एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी इन 1944। दे कंक्लूडेड दैट द कन्वर्जन ऑफ, यानी ये जो चेंज होता है, ये जो बदलाव होता है, जो गैर रोगजनक जो बैक्टीरिया है, इनका बदलाव, इनकी जाति का जो बदलाव होता है रोगजनक बैक्टीरिया में, तो ये क्यों होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि कोई बदलाव की वजह से, और ये बदलाव जो है ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए की वजह से होता है, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो केंद्रकीय आम्ल है इसकी वजह से होता है, और प्रोटीन से ये नहीं होता। ये एक प्रयोग करके इन्होंने ये साबित किया था। Thus, they proved that genetic material transmitted from one generation to the next is a nucleic acid, that is DNA. इन्हें इन साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है, ये साबित किया है कि जो अनुवांशिक जानकारी है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हस्तांतरित होती है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए से ही हस्तांतरित की जाती है। Likewise, Lederberg's experiments of transduction with bacteria and T. even bacteriophage, that's a virus, confirm the nature of genetic material as nucleic acid DNA. यानी बैक्टीरिया में भी ऐसे किस्म का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसे ट्रांसडक्शन यानी पारगमन कहा जाता है, जो लेडरबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने किया था, तो इस साइंटिस्ट ने, इस शास्त्रज्ञ ने भी यही साबित किया कि हस्तांतरण जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए से, यानी ये केंद्रकीय अम्ल ही इसका हस्तांतरण करता है। This was further confirmed by Hershey and Chase in 1952, that is DNA is the sole carrier of genetic information from parents to offspring. यानी इसे फर्दर फिर से आगे जाकर इसे फिर से साबित किसने किया, तो हर्शे और चेस नाम के साइंटिस्ट ने 1952 में ये साबित किया कि सिर्फ और सिर्फ ये डीएनए है जो एकमात्र वाहक है, सोल कैरियर यानी एकमात्र वाहक है पूरी अनुवांशिक जानकारी यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में दिया जाता है, यानी कि माता पिता से जो वंशजों में पास ऑन होता है। So now it is known that gene is made up of DNA and consists of nucleotides. So आज हमें मालूम है कि जीन में डीएनए होता है, और खुद डीएनए में क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स। फ्रेंड्स, न्यूक्लियोटाइड्स हम पढ़ेंगे, पर वो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। होप इस वीडियो से आपको फायदा हो रहा है। प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, सजेशन दीजिएगा और प्लेलिस्ट भी चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।